जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित होने वाले यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित द्वैतारक परिकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना का अध्ययन करेंगे। द्वैतारक परिकल्पना का तात्पर्य पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कम से कम दो तारों को उत्तरदायी इसमें बताया गया है। इसके पहले हम लोगों ने कास्ते द बफन की परिकल्पना, इमैनुअल कांट की गैसियस हाइपोथेसिस तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का अध्ययन कर चुके हैं। तो श्रृंखला की अगली कड़ी में आइए हम आज अध्ययन करते हैं चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना का। चैम्बरलिन एवं मोल्टन ये दोनों शिकागो विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर थे। शिकागो विश्वविद्यालय जैसा कि आप जानते होंगे कि यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इन्होंने 1905 ईस्वी में द्वैतारक परिकल्पना के अंतर्गत अपना जो हाइपोथेसिस दिया उसका नाम था प्लेंटिसिमल हाइपोथेसिस यानी कि ग्रहण परिकल्पना। अब इनके जो सिद्धांत थे उसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने, चैम्बरलिन का मानना था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है या ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, वो एक तारे से ना होकर के दो तारों से हुई है। उन्होंने पहले ही मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से सूर्य और उसका एक साथी विशालकाय तारा उपस्थित था। सूर्य ग्रहों के निर्माण के पूर्व ठोस और शीतल था तथा अपने स्थान पर वह रोटेशन कर रहा था। ये अपने ही जगह पर रोटेट हो रहा था यानी रोटेशन कर रहा था तथा जो विशालकाय साथी तारा था वह अपने पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। तेजी के साथ आगे बढ़ने के क्रम में जो साथी तारा था घूमते घूमते वह सूर्य के नज़दीक आ जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये यहाँ से बढ़ते हुए और सूर्य के नज़दीक आ जाता है। तो जब वह सूर्य के समीप पहुँचता है तो विशालकाय तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, इसमें जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो कार्य कर रहा था सूर्य की तरफ, इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से बहुत से पदार्थ छोटे छोटे कणों के रूप में इस विशालकाय तारे की ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो गए। अब यहाँ से सूर्य से कुछ पदार्थ निकले और ये विशालकाय तारे की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ किए। इन असंख्य छोटे छोटे कणों को चैम्बरलिन ने प्लेंटिसिमल नाम दिया। जो ये विशालकाय तारे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से जो पदार्थ निकले उसको उन्होंने प्लेंटिसिमल का नाम दिया यानी कि ग्रहाणु का नाम दिया। चूंकि साथी तारा अपने पथ पर बहुत तेजी के साथ गति करता हुआ वो आगे निकल जाता है, इससे सूर्य के धरातल से जो निकले हुए पदार्थ थे यानी ये जो प्लेंटिसिमल यानी ग्रहाणु जो थे वो अब विशालकाय तारे तक ये पहुंच नहीं पाते हैं, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे। ये ग्रहाणु विशालकाय तारे के पास पहुंचते उससे पहले ही विशालकाय तारा बहुत तेजी के साथ अपने पथ पर आगे निकल गया। अब चूंकि ये जो ग्रहाणु थे वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी गुरुत्वाकर्षण की जो परिधि थी सूर्य की, वो उससे भी आगे जाके निकल चुके थे और वो पुनः सूर्य में भी वापस नहीं जा सके। ऐसी स्थिति में ये जो ग्रहाणु थे वो अब क्या हुए, सूर्य की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिए। सूर्य की परिक्रमा करने प्रारंभ किए। चूंकि ये जो ग्रहाणु थे वो आकार में छोटे बड़े कई आकारों में थे, जैसा आपकी चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ग्रहाणु थे छोटे छोटे बड़े बड़े विभिन्न आकारों में थे। तो जो बड़े ग्रहाणु थे वो केंद्रक यानी न्यूक्लियस के रूप में काम करना प्रारंभ किए और छोटे ग्रहाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे।
धीरे धीरे ग्रहाणुओं का आकार बढ़ता गया और वे ग्रहों के रूप में निर्मित हो गए। यानी कि आगे चलकर ये जो ग्रहाणु थे वो सौरमंडल तथा पृथ्वी जैसे ग्रहों के का निर्माण इन्हीं ग्रहाणुओं से हुआ। अब हम इनके इस सिद्धांत को नीचे देखते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई वो ग्रहाणुओं यानी प्लेनेटिसिमल से हुआ है। जैसा कि अभी आप चित्र में देखे हैं कि ये इनका निर्माण जो है इन ग्रहाणुओं से हुआ है। चैम्बरलिन की मान्यता थी कि ब्रह्मांड में दो तारे थे, एक सूर्य और दूसरा उसका साथी विशालकाय तारा। चैम्बरलिन ने माना कि ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया से पहले सूर्य ठोस और शीतल थे, यानी कि जब तक ग्रहों का निर्माण नहीं हुआ था उससे पूर्व सूर्य जो था वो सॉलिड अवस्था में था और ठंडा था। साथी तारा अपने विशाल पथ पर घूम रहा था और घूमते घूमते वह सूर्य के अधिक समीप पहुंच गया। तब विशाल तारे के आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से बहुत सा पदार्थ छोटे छोटे कणों के रूप में उस विशाल तारे की ओर खिंच गया। इन असंख्य छोटे छोटे कणों को उन्होंने प्लेनेटिसिमल नाम दिया, यानी ग्रहाणु कहा। बड़ा साथी तारा अपने पथ पर तेजी से गति करते हुए अत्यधिक दूर आगे निकल गया, यानी कि जो विशालकाय तारा था वो अपने पथ पर परिक्रमण करते हुए बहुत तेजी से आगे निकल गया। इससे सूर्य के धरातल से जो निकला पदार्थ था जिसे उन्होंने ग्रहाणु कहा उस विशाल तारे में मिल नहीं सका। क्योंकि ग्रहाणु अब तक सूर्य के सभी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल चुका था, इसलिए वह पुनः सूर्य में भी नहीं लौट सका। यानी कि जो ग्रहाणु सूर्य से निकला हुआ था छोटे छोटे कणों से बना हुआ असंख्य पदार्थों से जो ग्रहाणु था वो पुनः सूर्य में वापस नहीं जा सका। ऐसी स्थिति में ग्रहाणु अब सूर्य की परिक्रमा करना प्रारंभ कर देता है। ये ग्रहाणु छोटे बड़े सभी आकार के थे। सभी ग्रहाणुओं ने केंद्रक का काम किया और छोटे ग्रहाणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। धीरे धीरे ग्रहाणुओं का आकार बढ़ता गया और वे ग्रहों के रूप में निर्मित हो गई। इसको हम इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रह्मांड में दो तारे थे, एक तो सूर्य था, दूसरा विशालकाय तारा उसका साथी तारा। यहाँ पर देख रहे हैं कि सूर्य जो है प्रारंभ में शीतल था और ठोस था, शीतल तथा ठोस था तथा अपने ही स्थान पर वो रोटेशन कर रहा था, तथा विशालकाय तारा अपने पथ पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। इसी क्रम में ये जो विशालकाय तारा था वो सूर्य के नज़दीक आता है। यहाँ 1 नंबर से 2 नंबर यानी सूर्य के नज़दीक आता है। जब यह विशालकाय तारा सूर्य के नज़दीक आता है तो इसके गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप, गुरुत्वाकर्षण जो बल था इसके फलस्वरूप सूर्य से असंख्य छोटे छोटे पदार्थ इस विशालकाय तारे की तरफ आकर्षित होते हैं और बढ़ते हैं। क्योंकि विशालकाय तारा बहुत तेजी के साथ आगे निकल गया अपने पथ पर, ऐसी स्थिति में जो ये पदार्थ निकले जिसको चैम्बरलिन ने ग्रहाणु नाम दिया, प्लेनेटिसिमल नाम दिया, ये पदार्थ यानी कि ये ग्रहाणु उस विशालकाय तारा में तक पहुंच नहीं पाते हैं। इससे पहले उस विशालकाय तारा तक पहुंचते उससे पहले ही विशालकाय तारा अपने पथ पर आगे निकल चुका था। क्योंकि ये जो ग्रहाणु थे अब ये सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था उसकी जो परिधि थी उससे भी आगे निकल चुके थे, इसलिए ये पुनः सूर्य में वापस नहीं आ सके। ऐसी स्थिति में अब ये जो ग्रहाणु थे ये सूर्य की परिक्रमा करने लगे और सूर्य की परिक्रमा करने के क्रम में ही जिसमें जो छोटे ग्रहाणु थे और बड़े ग्रहाणुओं से जाकर के चिपकने लगे, यानी बड़े ग्रहाणुओं ने केंद्रक के रूप में काम किया और छोटे ग्रहाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। धीरे धीरे ग्रहाणुओं का आकार बढ़ता गया और वे ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। आगे चलकर इन्हीं ग्रहाणुओं से सौरमंडल तथा पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसकी आलोचना देखते हैं।
यह परिकल्पना एक आकस्मिक और असाधारण घटना पर आधारित है। इस पर कोई ठोस वैज्ञानिक का निर्माण करना युक्तिसंगत नहीं होता। सूर्य कब ठोस था, इसे चैम्बरलिन नहीं समझा सके। यानी कि चैम्बरलिन मानते हैं कि ग्रहों के निर्माण के पूर्व सूर्य ठोस और शीतल था। इस चीज़ को वो समझा नहीं पाते। और बाद के कालखंडों में सूर्य कैसे तप्त हुआ, कैसे वो गैसेस फॉर्म में परिवर्तित हुआ, इस बात पर भी चैम्बरलिन कुछ अपना वैज्ञानिक तर्क नहीं दे पाते। यदि ग्रहों का निर्माण सूर्य से निकले पदार्थों से हुआ है तो दोनों यानी ग्रहों और सूर्य के पदार्थों में समानता होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज़्यादा है, जबकि विभिन्न पदार्थों में विभिन्न तत्वों की मात्रा ज़्यादा है। जैसे पृथ्वी के संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो सिलिका, एल्यूमिनियम, यहाँ पर आपका निकेल, लोहा, ऐसे तत्व विद्यमान हैं। विभिन्न ग्रहों में अन्य प्रकार के भी तत्व विद्यमान हैं। वहीं अगर वायुमंडल में देखा जाए तो विभिन्न ग्रहों में विभिन्न प्रकार के गैसेस पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें समानता नहीं है। इस आधार पर इनकी इस परिकल्पना को खारिज कर दिया जाता है। सूर्य के धरातल से निकले पदार्थों से इतने बड़े ग्रहों का निर्माण संभव प्रतीत नहीं होता। यानी कि जो सूर्य के धरातल से जो निकला पदार्थ है यानी ग्रहाणु था, सूर्य उससे इतने बड़े बड़े जो ग्रह थे उन ग्रहों का निर्माण संभव ऐसा प्रतीत नहीं होता। ग्रहणों के परस्पर टकराने से केंद्रकों के आकार में वृद्धि की बात विश्वसनीय नहीं है। जो ग्रहाणु थे उनके आपस में टकराने से जो केंद्रकों के आकार में वृद्धि की बात चैम्बरलिन ने किया है वह भी विश्वसनीय नहीं है। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।